ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 10 फरवरी 2021। आज की यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आज का जो यूपीएससी का क्वेश्चन है वो हमेशा ही मैं कहूँगा कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, साइंस के आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, ये अलग अलग जापान में है, साउथ कोरिया में है, ऐसे हर जगह यहाँ पर आर्टिकल्स इस टॉपिक पे लिखे जा चुके हैं। और भारत में रिसेंटली अभी डैम्स के, हालांकि उसका एग्जैक्ट जो ग्लेशियल बस्ट हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट वन इनडायरेक्ट रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है, इनडायरेक्टली ये रीज़न बताया जा रहा है। बट चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। करंट बेस्ड है। सबसे पहला, इंडियाज एजिंग डैम्स कैन थ्रेटन वाटर सिक्योरिटी, अफेक्ट फार्मर इनकम एंड इंक्रीजिंग फ्लड। ये बताता है, इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले वर्ड्स हैं 250 शब्द। ओके। दूसरा, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी एस्पिरेंट डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो डिमोटिवेट मत होना कि हाँ इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट एक्चुअल में जब आप एक्चुअल मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, जब यूपीएससी में बैठेंगे, तब आप सोचेंगे कि यस, जो मैंने एक साल एक एक भी आंसर राइटिंग करी तो उसका कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। आप वैसे ही 2-3 लाख लोगों से आगे हो, क्योंकि जो 2-3 लाख लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे मन में अगर कंटेंट है तो हम लिख ही लेंगे आंसर। बट एक्चुअल में यूपीएससी आंसर राइटिंग में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप अलग अलग अच्छे पॉइंट ला रहे हो। देखिए, सभी लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको जानकारी नहीं है। सभी लोग हर एक टॉपिक में 5 पॉइंट आपको बता के देंगे। चाहे आप कोई भी प्रैक्टिकल ले लो, इंटरव्यू ले लो, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपको 5 लाइन हर एक पॉइंट में बता देगा, हर एक टॉपिक में बता देगा। आपको लगेगा, उससे बात करने से ही लगेगा कि हाँ ये 5 पॉइंट बता सकता है, 2 पॉइंट बता सकता है, कुछ भी बताएगा। बट एक्चुअल में यूपीएससी आंसर राइटिंग एनालिसिस ये होता है कि डेली की प्रैक्टिस क्या है। आप देख के लिखें, बट एक्चुअल में फॉर्मेट कहाँ से लाएंगे, ये स्किल तभी जनरेट होगी जब डेली के बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, डेली के बेसिस पर रूटीन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मेट बताते ही थोड़ा सा आंसर बता के आप लोगों की आंसर राइटिंग एनालिसिस हम करते हैं। ओके नाउ, ये वर्ड फाइल है, ऑलरेडी हम पेड ग्रुप डिस्कशन में दे चुके हैं। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में देखिए डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन सा पार्ट है। इंट्रोडक्शन में डैम्स से रिलेटेड कोई रिपोर्ट होगी तो वो लिखना बहुत अच्छा रहेगा, सबसे पहला। दूसरा, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट तो आपको पता है, वाटर सिक्योरिटी, फार्मर इनकम और फ्लड इससे बढ़ रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। बस देखिए, माइंड में 2 सेकंड में बना लिया, ठीक है। और आपको भी पता होना चाहिए। तो इंट्रो पार्ट में देखो बहुत सिंपल है। इंट्रो पार्ट में क्या है, यूनाइटेड नेशन से अच्छी रिपोर्ट कहीं से नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आप डाल दो। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट डैम से रिलेटेड कौन सी है, उन्होंने ये बोला, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। ऐसा नहीं कि भारत का ग्लोबल रिस्क बढ़ता जा रहा है, और 1000 से ज़्यादा जो डैम भारत में हैं रफली 50 साल से पुराने हो चुके हैं, 2025 तक हो जाएंगे। एन एजिंग एम्बैंकमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड पोज ए ग्रोइंग थ्रेट। बस ये रिपोर्ट से लेकर आप सबसे पहले आपके आंसर को अथॉरिटी मिल गई कि वाह भाई, यूनाइटेड नेशन की ही रिपोर्ट दे दी इस बंदे ने जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपने ना घुमा फिरा के ना लिखा, ज़्यादा ना पूछा। एजिंग डैम्स के बारे में, वो भी इंडिया के बारे में, तो आपने ये लिख दिया। इससे अच्छा आंसर आपको रिपोर्ट अगर आपको मिल जाती है कहीं पर, यहाँ पर डेफिनेशन आप डैम्स के बारे में थोड़े ना बताएंगे ना कि एजिंग डैम्स हैं, तो आप ये नहीं बताओगे कि 50 साल से या 120 साल पुराने हो चुके हैं डैम्स। डेफिनेशन मैटर नहीं करती यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ जहाँ पर सिंपल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर सिंपल डेफिनेशन होती है उसको भी एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। और हालांकि बहुत सारे लोग जो अब आंसर राइटिंग करते हुए आए हैं उन सबको ये पता चल गया होगा। ओके ना, उसके बाद इंट्रोडक्शन में कुछ और 250 वर्ड है तो 4 लाइन का इंट्रोडक्शन बनता है ना। उसके बाद ये वाला पॉइंट डाल सकते हो, एजिंग साइंस ऑफ डैम, कि अगर डैम की जो लाइफ टाइम है, लाइफ ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एजिंग डैम्स का मतलब डैम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है जब से कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके क्या क्या साइंस हैं यहाँ पर बता दिया। डैम फेलियर होना, डैम रिपेयर का कॉस्ट आता है, रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, मतलब उस जगह पर पानी के बदले मिट्टी इकट्ठा होने लग जाती है, सॉइल इकट्ठा होने लग जाती है। तो बस ये बता दिया आपने। तो मैं कहूँगा इससे परफेक्ट एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके,
अब टू द पॉइंट, अब ज़्यादा ना घुमा फिरा के, एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपसे एग्जामिनर पूछेगा इंटरव्यू में नाम क्या है, आप ये बोलोगे मैं वहाँ रहता हूँ, तो गलत है ना। एग्जामिनर आपसे पूछ ही नहीं रहा है वो चीज़ कि आप कहाँ रहते हो, एग्जामिनर आपसे नाम पूछ रहा है, तो नाम बता दो बस अपना, कहाँ रहता हूँ ये भी मत बताओ, जो पूछा गया टू द पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनर को उससे मतलब है। एजिंग डैम्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है। तो फूड सिक्योरिटी में क्या होता है, जो भी रिजर्वायर होता है, जब हम पानी इकट्ठा करते हैं वहाँ पर उस पानी को जो जब डैम्स पुराने होने लग जाते हैं, सॉइल उस पानी को रिप्लेस करके अपना आ जाती है उस जगह पर, तो इससे सप्लाई चोक हो जाती है, और जो क्रॉप एरिया जो पानी रिसीव कर रही होती है उस उतना रिसीव वो नहीं कर पाती है, तो फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से नेट्स ऑन वाटर एरिया कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो है, रेन वाटर जो कि ओवर एक्सप्लॉइट फिर किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यस ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है और ये डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट करेगा तो जो पीडीएस सिस्टम है उस पर भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, फार्मर इनकम। फार्मर इनकम में कैसे इम्पैक्ट, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये किसानों की जो इनकम है डबल करना है, फिर उसके बाद ये लिख दोगे। ठीक है, अगर क्रॉप एरिया जो क्रॉप यील्ड एरिया अफेक्टेड होगा तो फार्मर की इनकम भी डिसरप्ट होगी। ठीक है, तो वाटर क्योंकि क्रॉप के लिए एक क्रूशियल पार्ट रहता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उनकी इनकम भी इम्पैक्ट करेगी। फिर फ्लड कैसे आ सकता है, एक रिसेंट में एक एग्जांपल दे सकते हो, भरूच का फ्लड 2020 का, केरला का 2018 का, चेन्नई का 2015 का। ये डाउन स्ट्रीम रिलीज फ्रॉम रिजर्वायर से अचानक से पानी निकलते हुए आया था, तो इस बेसिस पर आपने एग्जांपल देके बता दिया कि फ्लड के चांसेस भी इससे बढ़ते हैं, तो आपने इसमें बॉडी पार्ट में कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए, तो बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर आपने लिख दिया है। नाउ आपने ये बॉडी पार्ट में कॉन्सिक्वेंसेस लिख लिए, और मैंने आज हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र भी हैं वो भी लिखते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम, भारत में 1000 से अधिक बड़े बांध 2025 में लगभग 50 वर्ष से पुराने हो चुके हैं। ओके, नाउ तो ये कॉन्सिक्वेंसेस और हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। बाकी हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ पर अपना कुछ चीज़ें, यहाँ पर ये गूगल ट्रांसलेशन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो डैम हैं वो पुराने होते हुए जा रहे हैं। बाकी आपके लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, किसानों की आय पर प्रभाव, बाढ़ में वृद्धि होना, 2020 में भरूच की बाढ़, 2018 में केरल की बाढ़, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए बॉडी पार्ट में क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अगर डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलता कि हाँ सॉल्यूशन भी लिखने हैं। वो कहेंगे यार सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं गया, आप क्यों लिख रहे हैं। पर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको सॉल्यूशन हर चीज़ में देना है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अगर लिखे गए हैं तो बहुत अच्छा है उसमें आंसर करना। सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले ग्लोबल अटेंशन, मतलब ऐसा नहीं है कि यार एजिंग डैम सिर्फ भारत का कंसर्न है, ग्लोबल अटेंशन के बेसिस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला, सस्टेनेबल डीकमिशनिंग विल ऑल्सो हैव ए वेरियस पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो ये है। ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन, ये है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि लाइव स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है किसी एक बड़े लार्ज स्ट्रक्चर की, रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ कंट्री इरिगेशन पोटेंशियल कितनी है जिससे सिंचाई की जाती है। दूसरे मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे वाटर पॉलिसी मेकर, प्लानर्स, वाटर मैनेजर्स नीड टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर लार्जर स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, जैसे उसमें से क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आप इस पॉइंट को नहीं भी इंक्लूड करेंगे चलेगा, ठीक है, कि सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो कि बिल्डिंग मीडियम और माइनर इरिगेशन बेस्ड स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर ना बढ़ा के, जहाँ पर हिमालयाज एरिया में तो अभी डैम बनाने से हिमालय जो एरिया है उस जगह पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके वजह से अर्थक्वेक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप उसके बदले हम मीडियम और माइनर इरिगेशन बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैकेनिज्म एक ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे रिचार्ज एक्वाफायर्स, जो ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर है उसको दोबारा रिचार्ज कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये आपका हिंदी माध्यम में ये आपके जो हैं वही चीज़ें लिखी गई हैं। एट द एंड हम क्या लिखेंगे
कंक्लूजन यहाँ पर लिख देंगे कि इंडिया will have eventually feel difficulty in finding sufficient water in 21st century to feed the rising population by 2050, grow abundant crops, create sustainable cities और ensure growth। यहाँ पर पॉजिटिव अच्छे पॉइंट लिखने की यार, सस्टेनेबल हमें सिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि इस पूरी सिचुएशन को एड्रेस किया जा सकता है। अब सबके आंसर अलग हो सकते हैं, बट फॉर्मेट सभी का सेम होना चाहिए। इसी को कहते हैं एक्चुअल में यूपीएससी आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, एक दो पॉइंट अलग हो सकते हैं किसी के, बट फॉर्मेट अगर आपके सभी 20 क्वेश्चनों का सेम होगा तो कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो आपको मेंस में फेल कर सकता है या मेंस में आपके गंदे मार्क्स आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक दो हम आंसर जो पेड ग्रुप यूज़र हैं उनकी आंसर राइटिंग चेक कर लेते हैं। नाउ ये हमारे पेड यूज़र से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। ज़्यादा हमें चेक क्या करना पड़ता है, क्योंकि मॉडल आंसर हम आपको दे ही देते हैं, पॉइंट हम आपको देते हैं। हम ये आपकी आंसर में चेक करते हैं कि क्या आपने सबसे पहले फॉर्मेट आपका अच्छा है, इंट्रो में इंट्रो दिख रहा है, बॉडी पार्ट में बॉडी आपको देखने को मिल रही है, या 1 2 3 एक्स्ट्रा ड्राइंग तो आपने नहीं की है, ये हम चेक करते हैं। दूसरा, उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें चेक करने लग जाते हैं, फिर आप लोगों को क्या करना है, अपने अच्छे पॉइंट एक दूसरे की कॉपी से इंक्लूड कर देने हैं। बस यही होता है एक यूपीएससी मेंस का आंसर। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन की इन्होंने रैंकिंग दी है, इंडिया का 80% और इंडिया के बेसिस पर भी इन्होंने लिखा है, तो इंट्रोडक्शन इनका परफेक्ट है। ठीक है, फिर इन्होंने हल्का सा स्पेस दिया है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर को और अच्छा दिखा रहा है कि यार इंट्रोडक्शन अलग है, फिर यहाँ पर से इन्होंने बॉडी पार्ट शुरू किया है जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कृष्णा राजा सागर डैम, 90 साल हो चुके हैं इसको, बहुत बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, ऐसा इन्होंने आंसर में बताया है जो कि पूरा बता दे रहा है एग्जामिनर को कि यस मैं एजिंग डैम्स के बारे में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजिंग डैम्स। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन वाले ने फोकस करते हुए वाटर सिक्योरिटी, फार्मर इनकम और फ्लडिंग पर ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इन्होंने बॉडी पार्ट में भी वाटर सिक्योरिटी, फार्मर इनकम और फ्लडिंग के बारे में ही ज़्यादा मेंशन किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है कि हम पहले से एनालाइज करते हैं, हम ये लाइव आंसर राइटिंग एनालिसिस करते हैं कि जो भी एग्जामिनर अचानक से देखेगा, आप पहले थोड़ी ना देखता है ना कि फिर वो दोबारा चेक करें, तो इस बेसिस पर स्टोरेज देखिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजिंग डैम्स। सबसे पहले स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्रॉप्ड एरिया कम हो जाता है। ठीक है, फार्मर इनकम मे गेट रिड्यूस्ड, तो जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, इन्होंने वो चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। ड्यू टू द डिप्लेशन इन द रिजर्वायर फ्लड कुशंस, चांसेज ऑफ फ्लड इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की है। अब यहाँ पर कभी कभी फार्मर इनकम इंक्लूड की है, तो ट्राई ये करना कि गवर्नमेंट ने कुछ अगर टास्क दिए हैं तो इसमें अगर यहाँ पर अगर देखोगे फार्मर इनकम में गेट रिड्यूस्ड एज द क्रॉप यील्ड इम्पैक्टेड। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि गवर्नमेंट का जो ये है डिसीजन है, इनका ये वो है कि इन्होंने 2022 तक डिसीजन लिया है कि हम फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। ठीक है, आप ब्रैकेट में ये भी इंक्लूड कर देंगे ताकि इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का एम है, ये गोल है कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करना है। इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ आपको फार्मर इनकम के बारे में थोड़ा सा और भारत सरकार क्या अभी गोल लेके चल रही है वो भी बता दिया आपने। फिर ठीक है, आपने सॉल्यूशन बता दिए जो कि एक अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर, जैसा मैं बोल रहा था आपसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप डाल दोगे तो आपका आंसर भरपूर देखने को मिलेगा। ड्रिप, बहुत अच्छा यहाँ पर आपने आंसर दिया। फिर कंक्लूजन में देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ऑल द स्टेक होल्डर टू कम टुगेदर टू एड्रेस दिस सिचुएशन अर्जेंटली। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छा यहाँ पर दिया पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। मैं कहूँगा ये एक अच्छा आंसर आपने लिखा है, साफ लिखा है, शुद्ध लिखा है। जहाँ पर गैप छोड़ना है गैप दिया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है टू द पॉइंट आपने ये लिखा है, वाटर स्कैरसिटी, फार्मर इनकम, सॉल्यूशन दिया है जैसा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव 2 आपने मेंशन कर दिए हैं, बहुत अच्छा है। कंक्लूजन बहुत अच्छा है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पर दे दिया है जो कि मैं कहूँगा एक अच्छा जो है आपने इंट्रोडक्शन दिया जो कि ऑथोरिटी देता है। फिर स्पेस दिया, वृद्ध बादों से संबंधित मुद्दे, ठीक है, जल संग्रहण की कमी, भाखड़ा नागल डैम, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताएं, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में वृद्ध बांधों से जल सुरक्षा की खतरा हो सकता है। किसानों की आय, जल सुरक्षा, एक तो वाटर सिक्योरिटी है, किसानों की प्रभावित और बाढ़ इससे आ सकती है। ठीक है, ट्राई ये करना कि आप जो दूसरे जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ट्राई ये करना कि देखिए हमारे पास वैसे एजिंग डैम्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आ सकते हैं, पर ट्राई ये करना आप कि जो टू द पॉइंट पूछा गया है आप वो दें। ठीक है, आपने जल संग्रहण की कमी ये बता दिया, वाटर सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताएं, ठीक है, आपने ये बता दिया, जल संग्रहण की वास्तविक सूचना का अभाव, ठीक है, ये आपने बता दिया, प्रभाव बाढ़ की समस्या इससे हो सकती है, आपने ये एग्जाम्पल दे दिया है। उसके बाद जल संकट व आर्थिक क्षति, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय। ठीक है, मैं अब यहाँ पर ये आपसे कहूँगा कि किसानों की आय के उसमें ही देखिए खाद्य सुरक्षा तो सही है, जो कि इनडायरेक्टली फार्मर के इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, ट्राई ये करना कि जो ये अलग से हेडिंग ना बनाए, अगर आप फार्मर की इनकम में किसानों की आय है अगर उस पर ही इंक्लूड कर दे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब एग्जामिनर को ये मत बताने का ट्राई करना कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है टू द पॉइंट, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि जो अगर क्वेश्चन वाले ने आपसे नाम पूछा है तो ट्राई ये करना कि आप नाम ही बताएं, आप एड्रेस मत बता दें अपना। ठीक है, ट्राई ये करना जो भी क्वेश्चन में लिस्ट है ना, अगर क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट, अगर देखिए क्वेश्चन में आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछे रहते, सिर्फ क्वेश्चन अगर बताता नहीं कि इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो आप अपने मन से अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन ने जब पूरा मेंशन किया है कि जल सुरक्षा, किसानों की आय और बाढ़, तीन चीज़ें मेंशन की है, तो तीन चीज़ों के बारे में टू द पॉइंट लिखें। ठीक है, एक्स्ट्रा एक दो चाहे इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं, बट वो अवॉइड करें। ठीक है, इससे आपका आंसर अच्छा बनेगा और एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, ये आपके लिए सजेशन है मेरा। ओके, बात सुरक्षा के प्रयास, यस आपने बता दिए है कि कौन से प्रयास हैं, जो कि बहुत अच्छा आपका आंसर बना देता है। आगे की राय जो राह है, जो सॉल्यूशन है आप बता रहे हैं और आपने कंक्लूजन दे दिया है। ठीक है, बाकी अच्छा है। आपके लिए एक ही सजेशन है, आपका आंसर सटीक है, स्पेस देखने को मिल रहा है, पूरा सिंपल देखने को मिल रहा है। ट्राई ये करें कि इनडायरेक्टली भी जो इम्पैक्ट करे ऐसे पॉइंट ना लिखें। ठीक है, ये ट्राई करना। ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पिरेंट ने आंसर लिखा है। ठीक है, अभी अभी एक एस्पिरेंट ने सबमिट किया है, लास्ट वाला एक चेक कर लेते हैं। और एस्पिरेंट ये ना समझा कि हाँ मेरी कॉपी चेक नहीं हुई। देखिए सभी क्वेश्चन, आपको तो और ज़्यादा फ़ायदा है कि किसी की ऑलरेडी जो मिस्टेक्स हैं उससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ मेरे पे क्या गलतियां हैं। ठीक है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम, ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड कॉपी चेक करते हैं, हम रैंडम से उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसकी। ठीक है, ऐसा ये मन पे मत लाना और डेडिकेटेड वही मोटिवेशन सेम रहना चाहिए यूपीएससी आंसर का। ठीक है, चलिए एक लास्ट कॉपी जो अभी सबमिट हुई है कुछ 15 मिनट पहले, इनका चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा क्लियर भेजें। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कैम स्कैनर से भेजेंगे तो हमारे लिए जो है ज़्यादा इजी रहेगा आपकी कॉपी चेक करना। ठीक है, आपने यहाँ पर एजिंग साइंस डैम बता दिया क्या क्या होते हैं, ये सही है, बट ट्राई ये करना है कि एजिंग डैम से रिलेटेड कोई रिपोर्ट मेंशन करनी ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन अगर सब लोगों ने मेंशन किया है तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा बताते हुए आया हूँ कि एक ऑथोरिटी मेंशन करें जिससे कि आपके आंसर को ऑथोरिटी मिल पाए, तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके, इश्यू रिलेटेड टू एजिंग डैम्स, फास्टर रेट ऑफ स्टोरेज लॉस। ओके, स्टोरेज लॉस जो वाटर सिक्योरिटी का मेंशन करता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए आपने एक एग्जांपल दे दिया, ये वाटर सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा कि स्टोरेज लॉस होता है, बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन ना दें, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजिंग डैम्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने मॉडल आंसर दिया उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या क्या गलतियाँ हैं आपके आंसर में। ओके, ना उसके बाद देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजिंग डैम्स इम्पैक्टिंग फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी आपने लिखा है, फार्मर इनकम पे लिखा है, सही है, फ्लड लिखा है। अगर एक्चुअल में जो बॉडी पार्ट में सिर्फ यहाँ से मतलब था ये हमारा, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है जिसमें इम्पैक्ट है, आप ये वाले नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, इससे आंसर खामखा बड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा जो डिमांड है क्वेश्चन की वो यहाँ से है। ओके,
अब देखो, आपने अगर सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ कंक्लूजन लिखा है, ट्राई ये करें कि सॉल्यूशन लिखें। आपके आंसर में कमी क्या है? सॉल्यूशन की कमी है। दूसरा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की कमी है। तीसरा, कंक्लूजन तो आपने लिखा ही है, ठीक है। सॉल्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से अगर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो आप में से इसमें से आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपने सेकंड पार्ट तो लिखा ही नहीं जिसमें सॉल्यूशन आता है और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आते हैं, ठीक है। तो आज की चलिए वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी अभी भी कुछ एस्पिरेंट हैं, देखिए उन्होंने अभी सबमिट किए जस्ट जब मैं ये एनालिसिस बना रहा हूँ, ठीक है। ट्राई ये कर रहे हैं कि जो अपनी सीट है वो थोड़ा सा सीधा कर दें, ठीक है। सीधा करके भेजेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर फिर भी हम एनालिसिस कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, ओके। इंडियन सिनारियो आपने बताया है, पर ये ट्राई करें कि यहाँ पर आपने देखिए यूनाइटेड नेशन के लिए डाल दिया, ठीक है। ट्राई ये करें फिर 2 लाइन में इंडियन सिनारियो ऐसा लिखें ना, ठीक है। आंसर में ऐसा ना लिखें कि इंडियन सिनारियो क्या है, आप डायरेक्ट टू द पॉइंट। पहले इंट्रोडक्शन में ही देखिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर जो बॉडी पार्ट से इंडियन सिनारियो लिखा है, फिर इशू रिलेटेड टू एजिंग डैम्स। आप इंडियन सिनारियो के कुछ 2 पॉइंट इसी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के 2 इसी में लिख देते हैं, इंडियन सिनारियो नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है। इससे बॉडी पार्ट का जो एक्चुअल में फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए? इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। इंट्रो 4 लाइन का इनफ है, बॉडी पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव, और कंक्लूजन में 1 लाइन, बस ये, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में फॉर्मेट। चलिए आज के एनालिसिस में इतना ही करेंगे, बाकी मॉडल आंसर और दूसरों के एनालिसिस कर चुके हैं। थैंक यू।